हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन चैप्टर 1। आज हम जल निकास के बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज क्या होता है। जल निकास का अर्थ होता है किसी भी खेत में जो पानी भरा होता है या अनावश्यक पानी भर जाता है। जब हम सिंचाई करते हैं तो उसमें अत्यधिक पानी भर जाता है, उसको निकालने को ही जल निकास कहते हैं, या कृत्रिम रूप से निकालना या किसी विधि द्वारा निकालना, वही जल निकास कहलाता है। इसको मैं लिखवाता हूँ, आपके नोट्स बनवा दूंगा, परफेक्ट करवा दूंगा। हम जल निकास की परिभाषा जानते हैं। जल निकास, चलो आज हम परिभाषा जानेंगे जल निकास की। क्या होता है जल निकास। महत्व, आवश्यकता। आज मास्टर क्लासेस में मैं पूरे चैप्टर डिस्कस करूंगा, क्या पेपर में आने वाला है, मोस्ट पढ़ाऊंगा। जल निकास फसल की पैदावार बढ़ाने हेतु भूमि की सतह अथवा अधः सतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। मैंने भी यही बताया था, आप ये नोट कर सकते हैं, नोट करते जाइए मेरे साथ। Drainage is removal of excess gravitational water from the soil by unferial means to enhance crop production। जलाक्रांति के कारण के बारे में डिस्कस करेंगे। जलाक्रांति क्या होती है। जलाक्रांति वह होती है जहाँ पे जल भर जाता है, जहाँ अनावश्यक जल भर जाता है, वहीं पे जलाक्रांति होती है। जलाक्रांति के कारण, कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। किसी भूमि में जलाक्रांति के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। भूमि की अधो सतह से में सख्त सतह का उपस्थित होना, जिसके कारण जल नीचे सतहों में नहीं पहुंच पाता तथा ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाता है। पहला कारण ये है। अधिक
जल निकास की आवश्यकता, नीड ऑफ ड्रेनेज। जल निकास की आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जल निकास की आवश्यकता क्या होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि जल निकास की आवश्यकता आपको भी पता होनी चाहिए, नोट करते जाइएगा। जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर जल निकास नहीं होता तो पौधे की, भूमि की जो उर्वरता है वो भी खराब होती, और जो फसलों की जड़ें रहती हैं वो भी सड़ गल जाती। इसलिए जल निकास की आवश्यकता। चलो हम जानेंगे जल निकास की आवश्यकता। भूमि में जल भरा रहने की में मृदा गीली होती है, और गीली मृदा में किसी भी प्रकार की कृषि क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, जिससे फसल देर से तैयार होती है। अतः इसे अतिरिक्त जल को निकालकर समय पर कृषि क्रियाएं जैसे बुवाई आदि की क्रियाएं की जा सकती हैं। वही मैंने बताया, कृषि क्रियाएं के लिए बहुत आवश्यक है जल निकास। भूमि की, नोट करते जाइएगा। भूमि में नमी अधिक होने पर वायु संचार खराब हो जाता है। वायु संचार यानी मृदा में जो वायु प्रवेश करती है, उसके पोर्स स्पेस, मतलब जो मिट्टी में जो छिद्र होते हैं उनसे मृदा प्रवेश नहीं कर पाती अगर जल भरा रहता, वायु संचार नहीं होता था, जिससे वायु मृदा में नहीं पहुंच पाती, जिससे वायु का संचार नहीं हो जाता। इसलिए भूमि की नमी नमी अधिक होने पर वायु का संचार खराब हो जाता है। इससे जड़ों की कोशिकाओं में श्वसन, कार्बनिक पदार्थों का विघटन मृदा एवं मृदा जीवाणुओं की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप उपज कम हो जाती है, अतः अतिरिक्त नमी को दूर करना आवश्यक हो जाता है। उपज भी कम हो जाती है। जैसे हम खेत में बुआई करते हैं तो फसल होती है कुछ खराब हो जाती है जल भरे रहने के कारण, और जल निकास नहीं किया जाता तो जल भरा रहता है, तो उससे भूमि की दशा भी खराब हो जाती है, उसमें वायु संचार नहीं होता तो फसलों की जो उपज है वो प्रभावित होती है, मतलब कम उपज आती है। इसलिए जल निकास जरूरी है। मृदा, थर्ड पॉइंट है मृदा में जल की अधिकता। मृदा से ताप गिर जाता है, अतः फलस्वरूप बहुत सी आवश्यक भौतिक एवं जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती, अतः जल निकास आवश्यक हो जाता है। सुचारू रूप से भौतिक भौतिक मतलब एवं जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती। जैविक क्रियाएं, बहुत सी आवश्यक जैविक क्रियाएं, जैसे पेड़ पौधों की में खाद उर्वरक डालते हैं, और जो उनकी जैविक क्रियाएं जैसे वो लोग भोजन बनाना, या वो क्लोरोफिल करना, प्रकाश संश्लेषण करते हैं जो पौधे, तो वो क्रियाएं नहीं हो पाती, वो कम ही कर पाते हैं। इस कारण से जल निकास आवश्यक है। खड़ी फसलों में अधिक जल के कारण उनके नष्ट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, अतः उसे बाहर निकालना अति आवश्यक हो जाता है। जो खड़ी फसलें हैं, ये जो फसलें अपन बोते हैं वो कटाई टाइम पर, मतलब कल्टीवेशन टाइम तक वो खड़ी फसलों में उनके नष्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, बहुत कम उपज होती है। इसका मतलब ये फिफ्थ पॉइंट है, ऐसे क्षेत्र जहाँ की भूमि चिकनी मृदा युक्त है, वहाँ की भूमि ऊपरी सतह पर जल एकत्र हो जाता है, फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, अतः जल निकास आवश्यक हो जाता है। फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इस कारण जल निकास की आवश्यकता बढ़ जाती है। ये पॉइंट आप नोट करते जाना, ये क्वेश्चन आने की संभावना है पेपर में, 2026 के पेपर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो तो बाकी पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स नहीं है, 4-5 कर लेना याद। चलो अब पढ़ते हैं जल निकास के लाभ। जल निकास के क्या लाभ हैं? इफेक्ट ऑफ ड्रेनेज ऑन सॉइल एंड क्रॉप और एडवांटेज ऑफ ड्रेनेज। क्या लाभ हैं? जल निकास द्वारा भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। जल निकास में से जो भूमि की दशा है उसमें सुधार होता है। भौतिक दशा जैसे अपन लोग फसल उगाते हैं, फसल की उपज बढ़ जाती है, भौतिक तरीके से उत्पादन बढ़ता है। भूमि में वायु संचार बढ़ता है। वायु संचार यानी जो मिट्टी में पोर्स स्पेस, मतलब जो छिद्र होते हैं जिससे वायु अंदर मतलब जाती है मिट्टी के अंदर,
मिट्टी की भौतिक दशा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिट भूमि की ऊपरी परत पर लवण एकत्रित हो सकते हैं, हानिकारक लवण एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इनके द्वारा जल निकास सुगमता यानी सही तरीके से, अच्छे से, इनके द्वारा जल निकास सुगमता से नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है। आकाश में मृदा क्षरण की अधिक संभावना होती है, मृदा क्षरण की कम संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं। खुली खुली या भूमिगत जल निकास खोदते समय ध्यान देने योग्य बात है। ये कोई ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन 1-2 पॉइंट कर लेंगे। अगर पेपर में पूछ लेता है तो बन जानी चाहिए। भूमि के प्राकृतिक ढाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, या मतलब जो अपन को करना चाहिए भूमि को खोदते समय। मुख्य नाली की संख्या सीमित रखने के लिए सहायक नालियों की लंबाई अधिक रखनी चाहिए। चलो 2 पॉइंट्स हो गए, ये कर लेना याद। दूसरा ये कर लेना। हाँ, 1-2 पूछेंगे तो लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। जल निकास पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रेनेज। खेतों से अनावश्यक या फालतू जल निकालने के लिए जल निकास की विधि चुनाव करना एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि नालियों के निर्माण में बहुत अधिक खर्च पड़ता है। जल निकास नालियों का निर्माण करने से पूर्व कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या बातें हैं जो जल निकास पर प्रभाव डालती हैं? पहला, भूमि का ढाल। भूमि का जो ढाल है, मतलब जो ऊपर नीचे, ऊंचाई है या निचाई है, उसका भूमि का ढाल का देखना। दूसरा है भूमि की किस्म। भूमि की किस्म क्या है, कौन सी किस्म की मिट्टी, काली मृदा है या कौन सी मृदा है, ये नोट कर लेना आप लोग। भूमि की कीमत, थर्ड पॉइंट है भूमि की कीमत। भूमि की कितनी कीमत है, कम है या अधिक है, उस हिसाब से करना। और आवश्यक जल की मात्रा, जितनी मात्रा हुई उतना ही पानी देना, इससे मत अधिक देना। चलो देखते हैं 5 पॉइंट। उत्पन्न की जाने वाली फसलें, जो उत्पन्न की जा सकें फसलें और जो फायदा दें अपन को, कम क्षेत्रफल में हो, अधिक हो और जिनसे अधिक मुनाफा हो, ऐसी फसल उगानी चाहिए। किसान की आर्थिक दशा भी सुधरती है। चलो, पदार्थों की उपलब्धता भी मिलती है अपन को। चलो, सिंचाई और जल निकास में परस्पर संबंध। सिंचाई और जल निकास में क्या संबंध है? सिंचाई और जल निकास में घनिष्ठ, ये आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसमें लिख लेना इसको। सिंचाई और जल निकास में घनिष्ठ संबंध होता है। मृदा में पानी की कमी होने पर कृत्रिम ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। कृत्रिम
जल निकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक भूमि का ढाल, भूमि की किस्म और भूमि की कीमत, आवश्यक जल की मात्रा, उत्पन्न की जाने वाली फसलें एवं पदार्थों का उपलब्धता। चलो आखिरी पॉइंट और देख लेते हैं। सिंचाई और जल निकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। जो सिंचाई और जल निकास है उसमें परस्पर संबंध होता है। सिंचाई में मतलब पानी दिया जाता है फसलों में, और जल